अरे अजीज दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम आरिफ की भाषा न्यू दिल्ली टाइम और हमारा हिंद की तरफ से। आज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, जिनको मैं अपना गुरु, अपना मेंटोर मानता हूं, तारिक फत्ता भाई। आज उनके सामने मैं एक वापस सवाली बन के खड़ा हूं। वैसे तो मैं जब भी उनको देखता हूं तो एक बच्चे की तरह इनकी तरफ दौड़ता हूं और मेरे जहन में इतनी सारी चीजें होती हैं, वो मैं उनसे पूछता हूं। ये पिछले 10 साल की एक तारीख है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला है, पता चला है कि फलां जगह तारिक भाई हैं, मैं अपना सवालनामा लेके पहुंच जाता हूं। आज आप सबके लिए मैंने तारिक भाई को जहमत दी और उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम वो चीजें उनसे जान सकें जो हमें किसी चैनल पे किसी जगह जानने को नहीं मिलती। तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तारिक भाई, आज शुरू करते हैं 14 अगस्त, 15 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट दिन हम लोगों के लिए, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तारिक भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या जो रीजन था, जो वजह थी कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों को अलग एक देश होना चाहिए, क्या वो टारगेट अचीव हुआ? क्या वो रीजन पूरा हुआ? क्या मुसलमान इस खित्ते का, बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक, खुश है ये बंटवारे से? देखिए, वैसे मुसलमान तो चाहता है कि वो कभी खुश ना रहे, क्योंकि हमारे कल्चर में ये डाल दिया हंसी खुशी कहका लगाना, ये सब कुफर की निशानियां। हमारे यहाँ गिटार नहीं आप बजा सकते, आप सरंगी नहीं बजा सकते, आप तबला नहीं बजा सकते। आपकी किस्मत में सिर्फ चमड़े का दफ है, जो अरबों के लिए कैमल स्किन का बंग होता था, क्योंकि अरब दुनिया के अंदर ना स्याही थी, ना कागज था, ना पीतल था, ना तांबा था, ना म्यूजिक थी। तो हम अपनी कोताहियों को लेके, खासतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बर्रे सगीर के मुसलमान है, बाकी ईरान के मुसलमान है, तुर्की का है, उनकी अपनी सकाफत है, वो नौरोज मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। ये जो बदनसीब हैं, इनको अपनी माओ से शर्मिंदगी है। तो पंजाबी अपनी जबान पब्लिक में नहीं बोलता, मेमनन जो है वो नहीं बात करता, शर्मिंदा रहते हैं कि अरे कोई देख सुन लेगा तो बोलेगा अनपढ़ है। यही है ना। आप सोचिए, वो हमारे कौन थे जो जो सोशल वर्कर थे, हाँ, एदी साहब। एदी जब आए पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि वो जिस मुसलमान सेक्ट के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी और को नहीं खैरात दे सकते, हम इसी को देंगे। वो बंदा यूरोप जाके होके आया, उसने कहा किधर जानवर पना बन गया, कहां से मैं आया था, किन कमबख्तों के साथ फंस गया। उसने अपनी जिंदगी अपनी चलाई और उसने जो कर दिया, वो पाकिस्तानियों से नहीं हो सकता। क्योंकि आप फर्क देखिए कि मैं जो बार बार कहता हूं, मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, जो लोग अपने दिल में हिंदू से नफरत करते हैं और उसको एक सवाब का काम समझते हैं, जो नमाज पढ़ते वक्त अलहम शरीफ पढ़ते हैं, उसमें यहूदी और ईसाई पे गिला करते हैं, उसमें मिनत दुआलीन आमीन जो हम करते हैं, उसका मतलब नहीं है यहूदी या ईसाई। लेकिन जब उससे आप तशरीह कराइए तो वो कहता है लानत उन पे जो यहूदी हैं और ईसाई जो भटक गए राह से। ये आपकी सुबह सवेरे फजर में दुआ शुरू होती है। ये दिन में 72 बार आप किसी और लोगों पे लानत भेज रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हदीसें ये हैं कि ईसाई और यहूदी से दोस्त ना बनो, क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं। और ये इनको पता नहीं कि ईसाई और यहूदी आपस में दोस्त नहीं है। ईसाइयों ने यहूदियों को 1, 2, 3 हजार साल से 2000 साल से उनके बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरा यूरोप में ईसाई ने जो जुल्म किया यहूदी पे, मुसलमान तो यहूदियत से बिल्कुल करीब पड़ता है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपकी उमंग ये हो कि काश
मातम करने का मौका मिल जाए मुझे। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कल्चरली जब माएँ शो करती हैं अपना अपना गिला, तो अपना चेहरा पीटती हैं। ये आपको दुनिया में नहीं मिलेगा है। उसके ऊपर आप पोलिगमी करते हैं। जो बाप होता है वो 3 बीवियां 4 बीवियां रख लेता है। बच्चे धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने का कोई निजाम नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने उड़ा के तबाह कर दिया, 3 महीने तक जो यूनिवर्सिटी में आग लगी रही 13वीं सदी में, उसको आपके ये क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब ने कह दिया कि वो बहुत बड़ा आदमी था। और उस शहर का नाम बख्तियारपुर है। जिसने हिंदुस्तान की तबाही की उसके नाम पे शहर है, और उस पे मुसलमान को फख्र है। तो आप पाकिस्तान बनाएं या ना बनाएं, ये अपने आप को आपके हिंदुस्तान के गले में जिस तरह पत्थर नहीं पहना दिया जाता है, पुराना यूरोपियन सिस्टम ऑफ टॉर्चर कि 10 मन का पत्थर गले में डाल के बोला जाओ यू आर फ्री। कहां फ्री जाएगा भाई, वो तो गम गुस्से का वो जो पत्थर वो लिए चला जा रहा है, गर्दन झुकी भी है उसकी। एंड अब भी जहन में कि मियाँ आप तो आएंगे, हम दिल्ली के ऊपर कब्जा करेंगे। भैया पाकिस्तान बनाए उन्हीं ने जो दिल्ली से आए थे, लखनऊ से आए थे, भोपाल से आए थे। हमें और आपको पट्टी पढ़ाने के हम और आप मुसलमान ठीक नहीं है, तो उर्दू बोलो तो मुसलमान हो जाओगे। तो जो सिंधी था, जो गुजराती था, मेरे ससुराल वाले हैं, या जो बलोच थे कराची के, उनकी जबान ओवरनाइट बैन कर दिया। अब सोचिए, सिंध में आके इन कमीनों ने सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई, और ये आज भी खुश हैं। आप तो खैर एमकेएम में रह चुके हैं, आपको पता है, ये आज भी लोग खुश बैठे हुए हैं कि हमने सिंधियों को सिविलाइज कर दिया, मेमनों को सिविलाइज कर दिया, सूरतियों को कर दिया। जिस शहर में गोन रहते थे, ज़ोरास्ट्रियन रहते थे, ट्राम पट्टे थे 1930s में, उसमें आके ये हमें सिविलाइजेशन करने आए कि इस्लाम का दौर दौरा होगा। छूटते के साथ ही मारपीट करनी शुरू की है। तो 30 लाख बंगाली जब तक नहीं मरा, पाकिस्तान नहीं टूटा। तो पार्टीशन और हिंदुस्तान की आजादी 47 में, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि जब तक आप इस बात पे क्लियर ना हो कि मेरे घर में जो चोरी करने आएगा वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। हिंदुओं को यह पट्टी पढ़ाई गई नेहरू साहब के जमाने में कि ये तुम्हारा घर लूटने आए थे, इसीलिए इनसे प्यार कर लो। ये आर्टिफिशियली तो हो सकता है कि मुसलमान कह रहे राम राम राम। वो जो थे अबुल कलाम आजाद, किसी इंडियन, किसी हिंदू को पता है कि वो कलकत्ता में 1920 में तकरीर कर गए कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीन के मुसलमान से धड़केगा। तुम कौम मुस्लिमीन हो, जो कजाक सोचता है वो तुम सोते ही कलकत्ता के बंगाली मुसलमानों को बता रहे। लेकिन किसी भी इंडियन से आप पूछिए जो समझदार है, वो भी कहता है अबुल कलाम आजाद बड़े साहब थे। अरे मक्का में पैदा हुए, उनका और जिन्ना साहब का ये फर्क था कि वो कहते थे कि पाकिस्तान बना के हिंदुओं की ऐसी तैसी करेंगे। इन्होंने कहा बनाने की जरूरत नहीं है भाई, हम अगर एक ही जगह रहें तो आसानी से मार सकते हैं हिंदुओं को। वरना उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत से क्या ताल्लुक? क्या अपने नेताजी नहीं थे सदारत करने के लिए? आप पूरे पंजाब में आपको कोई नहीं मिला। मुस्लिम लीग हारने के बाद भी पंजाब का बंटवारा हो गया। सोचिए, यूपी का बंटवारा नहीं हुआ जहां से ये बदमाशी शुरू हुई, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ, ना बॉम्बे का हुआ, ना मद्रास का, को सब अपने आराम से ठाट करके बैठ गए, बंटवारा कर दिया। कहां? पंजाब का, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख तकरीबन यानी 20-25-30% आबादी थी, बैलेंस था। और वैसे भी लाहौर राम के बेटे लव का शहर, वहां से हिंदू गायब करा दिए, पार्टीशन करा के अंग्रेज के कहने पे, क्योंकि अंग्रेज की जान निकली हुई थी कि सोवियत यूनियन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मिलियन की आर्मी थी जो जंग लड़के जीती थी। ये बरतानिया की नहीं थी कोई 1 लाख सोल्जर फिल्म के लिए डी डे बना दिया।
इतनी किश्तियां लैंड करके, अब तो जंग खत्म हो चुकी थी, तो तुम आए हो अंदर। तुमने तो, अमेरिकन और ब्रिटिश ने तो जंग ही नहीं लड़ी। चाइना के 14 मिलियन मरे, रूस के 30 मिलियन मरे। जब जंग शुरू हुई, जब जापान ने चीन पे हमला किया, उसका जिक्र ही नहीं करते। वो सब बात छोड़ दीजिए। इंडिया के अंदर आपको अंदाजा नहीं है कि दूसरी जंग अजीम हो रही। जिन्ना साहब पहली जंग अजीम में कुछ नहीं लिख पाए, दूसरी पे कुछ नहीं लिख पाए, रशियन रेवोल्यूशन पे कुछ नहीं लिख पाए, खिलाफत मूवमेंट पे कुछ नहीं लिख पाए। जिंदगी भर में एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा जिस शख्स ने उसको, आपको अंग्रेज ने कह दिया ये सूट अच्छे पहनता है, ये कायदे आजम है। तो मुसलमान ज़हनियत देखिए, उसने कहा गांधी जी लंगोटी पहनते, ये तो ठीक नहीं हो सकता। जिन्ना साहब का सूट देखो, अरे भाई उसको नमाज नहीं आती, अरे साहब लेकिन सूट तो देखो। अरे वो सुअर का गोश्त खाता, अरे साहब सूट तो देखो। आज तक 70 साल में हमें यही बताया गया ना जब हम बच्चे थे, जिन्ना साहब का सूट बड़ा महंगा था। जिन कौमों को अपने बदकिरदार अंग्रेज के एजेंटों के सूट के नाम पे मुल्क चाहिए, क्या कर लेंगे? वो चीन के दलाली बन सकते हैं ना, कि अपनी बेटियां बेच रहे हैं चीन में। सऊदी अरेबिया से खाने के बाद उसको पीछे चाकू घोंपने की कोशिश की ना अभी। ये वो दादा लोग हैं जो सड़क में घूमते हैं, अरे भैया भत्ता दे दो, ऐसा ही है। भत्ता लेने वाली कौम है ना। तो हिंदुस्तान में चाहे किसी धर्म का आदमी हो या औरत हो, पहले क्लेरिफाई कर दे कि इसने मेरे घर पे हमला किया, वो मेरा दुश्मन है। अगर ये तय हो गया, बाकी सब ठीक है। अब वो तो कह रहा है कि जो चोर था वो मेरा बाप था। कुतुब मीनार, मुझे वो गाइड बता रहा है कि साहब 26 जैन टेम्पल को तोड़ के बनाया मुसलमानों ने। वो मुझे समझ रहा है मुसलमान हूं, तो वो गाइड भी मुसलमान था, तो वो इधर उधर देख के मुझे बता रहा है कि हिंदुओं की कैसे पिटाई की हमने। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल है दिल्ली में। अरे देख रहे साहब, वो मूर्ति बनी हुई है ना, ये हमने तोड़ के बना दिया। ये किसी, आप कनाडा आके करिए, ये नॉर्वे में करिए, आप फ्रांस में रह चुके, बर्तानिया में रह चुके, क्या हमारा वो किरदार नहीं कि हर जगह हम समझते हैं यार ये बड़े गलीज लोग हैं फ्रेंच, यार ये बड़े नंगे हैं अंग्रेज, यार उनको देखो यार उसकी चड्डी कितनी छोटी है। इनकी जिंदगी सारी गुजर गई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में। इनको अल्लाह ने कहा 4 बीवियां करो, ये 4 बीवियां करने के बावजूद इनकी हविस नहीं खत्म होती, नहीं होती। औरतों को बांध के रखते हैं बैलगाड़ियों की तरह, पीछे आगे चलते रहते हैं, और दूसरी छोटी छोटी बच्चियों में सर ढुको, आंखें ढुकाओ। भाई तू सर झुका, तेरी शक्ल खराब है, तू अपने मुंह पे पर्दा डाल। तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है जब तक कि आपने नाम नहीं ठीक करेंगे। इनके नाम हिंदुस्तानी होंगे तो ये हिंदुस्तानी। चीन के अंदर बैठ के नाम आपका होगा जापानी, करके देखो जरा, स्त्री करके स्ट्रेट कर देगा वो। रूस में जाके आप हिटलर का नाम रखेंगे। ये जिनकी गैरत इज्जत कमर नहीं होती है, जो जेली के जो फकीर हैं, दलाल हैं, पिंप्स हैं, सड़क सियासी पिंप हैं, ये वो लोग हैं। ये अपना नाम उस पे रखते हैं जिन्होंने आके इनको बर्बाद किया। अब्दाली जिसने मुसलमानों की ऐसी तैसी की। कल एक साहब कोई पश्तून टीवी शो चलाते हैं, पख्तून टीवी, ISI का मुझे नहीं पता, रोमन नाम ऐसा, वो मुझे तारीफें कर रहे अब्दाली की। 4 अवाम ने हमला किया, आपने क्या कर लिया? अरे तुझ पे हमला हुआ है, तू अब्दाली नहीं है। तुम्हारे एंसेस्टर्स को रेप किया उसने और शहर जला दिया लाहौर का, और तुम कब वक्त कह रहे हो कितना मजेदार किया। हमारे घर चोर आए, सब उठा के ले गए भाई, तारिक भाई मजा आ गया। ये तो पागलपने की निशानी है ना। तो आप भूल जाइए उसको, हमारा सवेरा बहुत दूर है। तारिक भाई आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं बचपन में महमूद गजनवी को अपना हीरो समझता रहा सारी जिंदगी।
मुझे अब पता चला कि हमारा आजक गांव जो है गुजरात में, उससे 20-25 किलोमीटर है सोमनाथ का मंदिर। हाँ, यानी हमारी माओ बहनों को भी इसने इज्जत लूटी होगी। हाँ, हाँ। और हमारे ही एंसेस्टर्स को गिरफ्तार करके बगदाद तक तोहफे भेजे गए गुलाम बना के। और मुझे कहा गया कि वो हीरो है, मुझे ये सिखाया गया कि वो हीरो है। तो तारीख में इसी से जुड़ा सवाल है कि एक बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर तो बना लिया, ऐसे हजारों हैं। एक पे ये हाल हुआ है कि इनके अपने हिंदू अंदर से आवाजें उठा रहे हैं कि क्राइम स्पॉट है और ये है और वो है। कैसे ये सफर तय होगा कि रिस्टोर होंगे हजारों मंदिर? कैसे ये सफर तय होगा कि बाबर रोड, औरंगाबाद, बख्तियारपुर के नाम चेंज होंगे? कैसे एजुकेशन पॉलिसी, जो आप बार बार कहते हैं कि एजुकेशन, ये इंडिया वो मुल्क है जहां पे इन्वेडर्स को ही ग्लोरीफाई किया जाता है, कैसे ये तब्दीली लाई जाएगी सर? देखिए, 1000 साल की गुलामी में आप हिंदू को जिम्मेदार नहीं उठा सकते। ये दुनिया की अकेली कौम है, मुल्क है, सरजमीन है, जिसने अरबों की जारहियत और जहालत की वजह से हथियार नहीं डाले। आज आपको ईरान में कोई नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि अरबों के आने से पहले इनका रस्मुल खत क्या था। Not one person in Egypt knows what was their language. पूरी पर्शियन सिविलाइजेशन खाक में मिट गई। They don't have books. आप कोई पर्शियन लैंग्वेज जो अरबों से आने से पहले थोड़ी अरबी में लिखी जाएगी, वो कहां गई? इट्स गॉन। हिंदुस्तान पे इन्होंने 1000 साल हुकूमत की, ये वेदास नहीं खत्म कर सके, ये देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं खत्म कर सके। इन्होंने उर्दू डाल के भोजपुरी को तबाह करने की कोशिश की। आज आप फिजी जाइए, फिजी के इज द लास्ट प्लेस जब भोजपुरी को बर्बाद नहीं कर सके, क्योंकि वहां जो लोग गए फिजी, उसके बाद वहां को मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया। आपने स्क्रिप्ट बदल दिया जबान का। मंगोल्स ने चाइना पे कई सौ साल हुकूमत की, आप क्या चीनी जबान मंगोलियन में लिखेंगे? आप यहां बैठ के लिख रहे हैं हर जबान सिंधी जबान, जिसका स्क्रिप्ट, जिसमें वेदास, जो मोहनजोदारो, हड़प्पा सब कुछ है, जहां इमाम हुसैन के औलादों को पनाह मिली। अल-अफीफी नाम था, 500 आदमियों के साथ भाग के आया था हज्जाज बिन यूसुफ से। उस जबान का स्क्रिप्ट नहीं है। जब मैंने एक साहब से पूछा, बोले वो हिंदू स्क्रिप्ट था। कैन यू इमेजिन कोई स्क्रिप्ट का धर्म हो? के साहब, जर्मन स्क्रिप्ट जो है वो ईसाइयत है और रूसी स्क्रिप्ट जो है वो कम्युनिस्ट है। अरे तुम लोग कहां से जाहिल, हमारी क्या गुनाह हमने किया पिछले जन्म में कि हमें पाकिस्तानी नसीब हो गए। यहां पे इट डोंट रीड पेपर्स सर। मैंने सर्वे किया मेरे शहर में, मुझे एक पाकिस्तानी नहीं मिलता इसके घर पे अखबार आता हूं। कैन यू इमेजिन दिस? इनके अखबार कहां बिकते हैं? जहां हलाल गोश्त बिकता है फ्री में। आपने देखा होगा, ये वाहिद दुनिया की कौम है जो सब्जी के साथ अखबार उठाती है। भाई 3 टमाटर देना ना, 2 प्याज दे देना, हलाल गोश्त दे देना और 1 अखबार दे देना। लानत है उन लोगों पे और उनकी बदनसीबी है जिनको खबरें मिलती हों कसाई की दुकान पे। दिस इज टेरेबल। आप समझे, पोलैंड में कोई जाता हो ग्रोसरी स्टोर में अखबार पढ़ने, रेस्टोरेंट में जा सकता आदमी कॉफी के साथ, कैन आई हैव टुडेज पेपर, लेकिन कोई टमाटर खरीदते हुए अखबार कौन खरीदता है? मैं आपसे क्या क्या बताऊं। कैसे तब्दीली आएगी सर? मंदिर कैसे बनेंगे? कैसे रिस्टोरेशन होगा? ये जो पाकिस्तानी इंडिया में बैठे हैं ना, सबसे पहले आपको इनको काउंटर करना होगा। देखिए, आज बंगाल के इमामों ने, इमाम काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, सारे मतलब दुनिया के सबसे बदसूरत मुसलमान इकट्ठा होके, जिनकी मूछें नहीं होती हैं, दाढ़ी होती है, आपने देखा होगा। मेरा सगा भाई है, मेरा सगा भाई, मेरा सगा इकलौता भाई है, वो तबलीगी है। लेकिन मेरा भाई भी तबलीगी है, फिक्र नहीं करे। हमारा जो मौलवी जिसने मेरा निकाह पढ़ाया, वो हमें बचपन से उसने कुरान पढ़ाया, निकाह भी पढ़ाया, सब किया, हंसता भी था,
मूछें भी थी, दाढ़ी भी थी, वो हमारे मोहल्ले का मॉरल अथॉरिटी था। बच्चे जो शरारत करता था उसको भेज देते, मौलाना साहब इसको समझाओ। आज आप भेज सकते किसी मौलवी के पास बच्चे को समझाओ, तो वो कहता बच्चा ही नहीं आएगा वापस, वो मर्द बन के आएगा। ये आप बताइए, मस्जिदों से बच्चों को बचाने का नौबत आ गई। कोई मस्जिद, कोई मौलवी नहीं है जो बदजनी नहीं कर रहा हो आजकल। कैन यू इमेजिन, बच्चियों के रेप हो जाते हैं, कुरान पे करने बच्चों को भेजते हैं, वो रेप होके वापस आ। अब ये सबका तो नहीं मैं कह रहा कि ये है जनरली, बट वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। ये चीनियों के साथ जो पाकिस्तानी औरतें भेजी जा रही हैं, ये कौन है? आपने इजाजत दे दी चाइनीज प्रिजनर्स को कि हमारी लड़कियां उठा के ले जाओ और वहां उनको तवाइफ बना देना। इनका कुछ नहीं होने वाला। आप देखिएगा कि एक मौका आएगा कि जैसे वीगर के लिए आप रोते हैं ना, आपको दुनिया वीगर बना देगी, क्योंकि आपके मुंह से, आपकी हरकतों से कोई बात ही ऐसी नहीं होती जो कहता है यार कोविड-19 का हल क्या होगा। वो कहते मुसलमान को होता ही कुछ नहीं है, ये आयत पढ़ लो, ये सूरत कर लो, आयतल कुर्सी लेके 3 ताली बजाओ, घोड़ा आसमान पर उड़ जाता है। ये पढ़े लिखे फिजिसिस्ट जो हैं, ये नहीं कि कोई फकीर, शायद फकीर वकीर तो फिर भी सेंसिबल है। पाकिस्तान में जितने अनपढ़ लोग हैं आप नोटिस करेंगे, दे आर ऑनेस्ट, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू कैन जोक विद देम। जितना वो पढ़ता जाता है मुसलमान, उतना वो जाहिल और होता जाता है। वो आपको समझाएगा कि घोड़ा गया था रिफ्यूलिंग के लिए जेरूसलम, वहां उसमें पेट्रोल डाला गया, फिर वो आसमान पे गया। मैंने कहा तो बत्तख पे क्यों नहीं गया वो? ये तो आप कह रहे हैं क्योंकि जेरूसलम का जिक्र नहीं है। मस्जिद दूर, इस मस्जिद से दूर वाली मस्जिद, और जिस टाइम की ये सूरत बात करें उस वक्त एक ही मस्जिद दूर थी, वो थी चेरमान में या अपने केरला में। तो भैया वहां की बात करो ना, जेरूसलम कहां से आ गया बीच में? झूठ तो कम बोलो ना। फिर कह रहे, आपको मैं एग्जाम्पल देता है, इजराइल ने अरबों पर कब्जा कर लिया। अरे तुम खुद कहते हो कि उमर के साथ फौज गई और उसने कब्जा कर लिया जेरूसलम पे। ये तो हमारा कहना है ना। जहां कोई अरब नहीं रहता था, वहां हम कहते हैं कि 654 में हजरत उमर, फिर ड्रामाबाजी क्या करते, हजरत उमर आगे जमीन पे थे और उनका स्लेव पीछे बैठा। अरे भाई पहले तो स्लेव क्यों हैं? पहले तो ये बताओ कि इस्लाम के होते हुए गुलाम कैसे था? नहीं साहब ऊपर बैठा होता ऊंट के। अबे पागल हो गया है? ऊंट पे 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। हम कराची से, हमें 3-3 4-4 आदमी ऊंट पे बिठवा दिए हमने, क्लिफ्टन पे देखते थे हम। ये जमीन पे क्यों चल रहे थे हजरत उमर? एक झूठ का स्टोरी बुक बनाई अलादीन 40 चिराग वाली, और वो वहां गए और उसने कहा साहब यहां पढ़िए। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं यहां पढ़ता तो सब पढ़ेंगे। अरे वही तो तुमने किया फिर, कि यहूदियों की सबसे जो पवित्र जगह है, सबसे होली टेंपल है, उस पे कब्जा करके बैठे हुए हो। कुर्दों पे कब्जा किया हुआ है, बलोचों पे कब्जा किया हुआ है। दारफूर में अब तक जेनोसाइड चल। काला दारफूरी को अरब जंजावीद पिछले 2005, तो 15 साल हो गए, 5 लाख आदमी अब तक मर चुके। जेनोसाइड हो रहा है अननोटिस्ड। दारफूर का जो जेनोसाइड है। नंबर है ना, आर्मीनियंस का नहीं हमने किया। 1 मिलियन 10 लाख आर्मीनियन मार दिए। कुर्दिस्तान का लीडर जेल में नहीं बैठा हुआ अभी तक, ओजलान। बलोचों को नहीं बंद किया हुआ। बंगालियों के 30 लाख नहीं मारे हमने। फिर बात करें हिंदुस्तान की, अरे शरीफ लोगों में तुम फंस गए। तुम्हें पता नहीं है कि शराफत और सादगी क्या होती है। कुछ हिंदुओं से सीख लो। ये भी अगर पांव को हाथ लगाने लग जाए ना तो इनकी कमर जरा टेढ़ी हो जाएगी, कुछ समझ में आएगा। ये यूं करके चढ़ते हैं, डी कंपनी, एफ कंपनी, डी कंपनी। गुंडे इनके लीडर हैं, बताइए। आप तो कराची के, मैं भी कराची का हूं, मैं पता है बंबई का दादागिरी आ जाता था। अरे पैसा लाओ बड़ी, हम खाएगा, पैसा लाओ। जबान बदल देते थे अपनी। और ये मुस्लिम लीडर भी थे, ये मस्जिद में जाते थे तो लोग कहते थे
अरे साहब वो जावेद मियाँदाद का फलाना आ रहा है। अबे आता होगा बाहर में जाए, हमारा क्या ताल्लुक है। एक आदमी क्रिमिनल है, इंडिया से भागा हुआ है, उसके पीछे नमाजें पढ़ रहे लोग, और आप पूछ रहे मुझसे कि मुसलमानों को क्या होगा। अगले जन्म में हो जाए तो हो जाए, यही आजकल के उसमें नहीं होता, क्योंकि किसी और के मारने से पहले वो आप और मेरा गला काटेंगे। तो तारिक भाई, आप भी, आपने जिक्र किया मस्जिदों में जो बच्चों के साथ होता है, तो मौलवी जो है वो 24 घंटे मस्जिद में बैठ के ये कहता है कि अल्लाह तुम्हारी शहरक के करीब है, अंकर मुनकिर बैठे हुए हैं, हर वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर उस मस्जिद में जब मौलवी खुद गलत काम कर रहा होता है तो क्या मौलवी का भी बिलीफ कमजोर हुआ ना, कि उसको नहीं, अगर ये यकीन होता कि अल्लाह देख रहा है। शरिया के मुताबिक वो सही कर रहा। क्या मतलब? आपको इजाजत है, आती जाती लड़की के साथ आप जना कर सकते हैं। आप पढ़ा आपने जिहाद कैसे किया जाता है और क्या जिम्मेदारी एक औरत की। आपको निकाह विकाह, निकाह का मतलब आपको पता है क्या है? निकाह डज नॉट मीन शादी, निकाह मीन्स सेक्सुअल एक्ट। ये हद देखिए कि मुसलमान इतना इडियट है, कहता है मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके जरा देखिए। मैं वो बात कह नहीं सकता हूं निकाह का वर्ड क्या है। ये बेशरम बेगैरत कार्ड के ऊपर छाप के कहते मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके देखिएगा। अबे वो देखना है तो जाओ कि एम्स्टरडैम में देख के आओ, बेटी को क्यों बैठा रहे हो निकाह कराने? ना पढ़ना ना लिखना। कभी अरब ने यूज किया है वर्ड? वो अरूस लिखते हैं। आपके यहां भी अरूस होता था। किस किस बात को हम बताएंगे? फिर एक और स्टोरी बनाइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो थे वो हाम जो था, उसकी ट्राइब आके सिंध में सेटल हो गई, तो खत्म हो गई बात। अरे भाई उधर जो शहर है टेक्शिला, मोहनजोदारो, तुमने कभी देखा कि यहां क्या है? नो। पेत्रा है बलूचिस्तान में, ऐसी ऐसी सील्स हैं पूरा। इसीलिए मैं कहता हूं सिंध के बिना हिंद मुकम्मल ही नहीं है। और हमारे अगर पाकिस्तान में जाहिल है तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जहालत कमी है। उनसे पूछो सिंध कहां है, वो कहते वो मिलीनियर होते हैं बड़े सिंधी। उनको नहीं पता कि सिंध से ही वो हिंदी हैं। वो गंगा जमुना वमुना बात की बात है। ये जो क्या महाभारत है, ये कहां है? ये जमुना के पास है? ये तो पंजाब में है ना, कुरुक्षेत्र पंजाब में है ना। बोले नहीं सर वो तो हरियाणा में। अबे तुमने एक अलग से प्रोविंस, जो 5-6 दरिया वहीं है ना। बोले हाँ, सारी सिविलाइजेशन वहां से है। और अबुल कलाम आजाद ने उसको कैंसिल, कंट्रोल जेड करके साफ कर दिया किसी किताब में। मैं आपको एक और बात कहूंगा, इंडिया आपका जाना हो, आप 8th सेंचुरी, आप हर दुकान में जाइए, बोले हिंदुस्तान की 8वीं सेंचुरी की मुझे को किताब चाहिए, आपको मैं बेट लगाता हूं नहीं मिलेगी। पता क्यों? 2 चीजें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो राजा दाहिर का जिक्र हटा दिया उन्होंने, कि ना किसी को पता हो ना को पूछे महाराजा कौन था। इसीलिए पूरे इंडिया में द फर्स्ट महाराजा ऑफ इंडिया हु फॉट अगेंस्ट एन इन्वेडर वाज महाराजा दाहिर सेन। उसका नाम हटा दिया, मोहम्मद बिन कासिम का उर्दू किताबों में डाल दिया। दिल्ली में जो बच्चा जा रहा है मदरसे में, उसकी नजर में मोहम्मद बिन कासिम इज द हीरो। और जिसने हिंदुस्तान का डिफेंस किया, ही डजंट एग्जिस्ट। और पाकिस्तान के अंदर ही इज अ क्रिमिनल। ये सिखाया है इस्लाम ने हमें झूठ बोलना, और बोले जा रहे हैं। वहां पोर्ट बनाया, उसका नाम है पोर्ट कासिम। जिस शख्स ने आके हमारी जमीन पे 20,000 हमारी बच्चियां चोरी करके दमिश्क में बेची, इसका मामू हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसने मक्का को
The only time Makkah has been destroyed was by him. 18 साल हज नहीं हुआ। मक्के के अंदर जो खिलाफत थी अब्दुल्ला बिन जुबैर का है, they destroyed the Kaaba, surrounded it, stoned it, destroyed it, और कहा कि काबा फिनिश, खलास, और हज कहां करो, वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके इर्द गिर्द, तभी वो गोल है। दुनिया की कोई मस्जिद ग्रीक टेम्पल की तरह नहीं है, गोल्डन टेम्पल जो है इसके इर्द गिर्द। 18 साल तक हज नहीं अलाउ किया, और जिन्होंने मक्का को तबाह किया उन्हें भेज दिया ये सिंध, और सिंध में जाओ, वहां उल्लू के पट्टे बैठे हुए, वो कहेंगे अरे हम आजाद हो गए, क्योंकि हम गुलाम हुए इसलिए आजाद हो गए। तो किस किस का रोना रोएंगे आप? ना सिर्फ हम जाहिल हैं, हमारे हिंदुस्तानी भी जाहिल हैं उतना, और उनको जाहिल रखने में हमारा बहुत काम है, क्योंकि हमारा आदमी ही उनका एजुकेशन। आप ये सोचिए कि पार्टीशन करने के बाद, पाकिस्तान बनाने के बाद, इंडिया के बाजू काटने के बाद, एंड में एक नीम पाकिस्तानी को बना दिया, भाई तू लिख दे। जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा है अबाउट मुस्लिम्स, अगर आप पढ़े, वो कहते हैं किसी का नहीं होता है, ही इज हिज ओन कॉर्पोरेशन, नोबडी कैन एंटर और लीव इट। और यही लफ्ज अबुल कलाम आजाद ने कहे 1924 में कलकत्ता में, कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीनी मुसलमान के साथ धड़केगा। ये सब भोले वाले हिंदू जो हैं लीडर, ये अपने आप को जिस तरह हमारे वेस्ट में जो लिबरल वाइट है वो अकोमोडेट करना चाहते हैं ना, जो किश्ती में आ रहे हैं जमात इस्लामी के लोग, इनको ले आओ, खाना खिलाओ, पप्पू बनाओ, वो खंजर मारेंगे तो खत्म हो जाएगा। ये इसी चक्कर में लगे रहे कि हम एज इंडिया जो है अरबों को ना हर्ट कर पाए, तो मुसलमानों को सामने रखते गए। जाकिर हुसैन और ये सब, जाकिर हुसैन के भाई महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और वो वहां प्रेसिडेंट, यानी एक ही खानदान के लोग दोनों को लूट रहे हैं। ऐसा ही हम तो रह गए ना, हम जो कराची वाले थे, एक कितना जबरदस्त शहर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक स्टॉप ओवर करता था। क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में अलग, वो मेरा अलग शौक है। There was one stopover, that was Karachi, the jewel of Asia, और उसमें रोज सुबह 3 बजे हर सड़क धुलती थी, एक कचरा नहीं मिलता था, ट्रैम चलती थी, बसों के रूट अलग थे। अगर आपको याद है, बस कंडक्टर का बेल्ट होती थी जिसमें रंग बिरंगी टिकट होती थी। कहां जाएंगे सर, ये है कचक करके टिकट आप कर सकते हैं। अब आगे उर्दू, अब इस्लाम और उर्दू की खिचड़ी आप जहां चाहें भेज दे। ऐसे ही निहारी के अंदर नलियां डाल के और पाए डाल के एक ब्रेकफास्ट फूड को डिनर बना दिया हमने। उसका निहारी का मतलब ये निहार मुंह, यानी अर्ली मॉर्निंग। हमने उसमें खिचड़ी, कूड़ा करकट सब डाल के, और उसके साथ थोड़ी सी चर्च और शराब अलग कोने में मिलती थी, वो बंद रोड पे। दारू टिकट, ट्रक ड्राइवर का खाना जो है वो अच्छे घरों में चलने लग गया। बिल्कुल, हम लोग वो निहारी सजाए मौत लगने वाली है, फिक्र ना करें। इस इंटरव्यू के बाद हम गए काम से। तारिक भाई, आपके रास्ते पे चले हैं ना, रास्ता हक का है तो बिल्कुल मेरे रास्ते की बात निकली है। आप पर कम है अभी, जरा आपने पीछे, पीठ के पीछे देखते रहा करें आप, और उसमें चश्मे के पीछे आईना लगाइए। मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं जो चश्मा पहनता था तो मैं ऐसे करके चश्मे में पीछे देख पाता था। तो यूनिवर्सिटी और उसमें कराची के जाने में आई यूज्ड टू वॉक लाइक दिस, कि पीछे कौन है मेरे। तारिक भाई, आप उस वक्त भी इतने खतरनाक थे? पीछे से ही हमला करता है ये कमीना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप उस वक्त यूनिवर्सिटी के जमाने में भी इतने खतरनाक थे? मैं तो प्रिजन गया हूं 2 दफा भाई। मैं मच में रहा हूं 1 साल। अयूब खान का भी मैं मान रहा हूं, याया खान की रहा हूं। जियाउल हक के जमाने में चार्ज मी विद सेडिशन। ये अपने जो शाहिद महमूद नदीम हैं, बाबर जमान, ये सब लोग नहीं, बाबर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर पेरिस।
लेकिन we were charged with sedition and banned from taking any job in Pakistan. तो अक्टूबर 78 में मैं निकल चुका था पाकिस्तान से फिर. You can't get a job. As soon as I would be there, there would be cops over there. ये तो इनकी जान को आ गया था मैं. अभी भी है जान को इनके. आपको याद है मेजर जनरल मुजीबुर रहमान था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी. मेरे बामू ब्रिगेडियर थे. उन्होंने कहा ऐसा ये मेरा बेटा है, ये करो. उसने बुलाया जनरल मैनेजर के ऑफिस में. जमान अली खान नहीं, बुरहानुद्दीन हसन जनरल मैनेजर थे, वहां बैठे थे. मैं गया, मैंने भी सोफा उठाया, मैंने कहा हाँ जी बताइए. Who asked you to sit? I told him fuck you. सॉरी, इसको बिलीव कर दीजिएगा. This is owned by the people of Pakistan. This is Pakistan television, not your emperor or Maharaja Aurangzeb's throne. Young man, you will have to pay. अरे मैंने कहा जनरल मुजीब यार, तूने क्यों मुजीब का नाम रखा? तो शर्म नहीं आती? शेख मुजीब का नाम चोरी किया तूने. I had a wonderful day. They took me out, held me, threw me out of the TV, and then charged me with sedition. तारिक भाई, सिंध की बात निकली है. आप भी सिंध में रहे हैं, मैं भी सिंध में पैदा हुआ हूं. अनबायस्ड बात करेंगे कि सिंधु देश जो कि एक डेस्टिनी है, और इसकी तरफ अब मुहाजिरों के लीडर अल्ताफ हुसैन और कुछ सिंधी लोगों में एक अलायंस भी हुआ है आज़ाद सिंधु देश के लिए. तारिक भाई, हम जब भी सिंध की बात करते हैं, हम ये तो बात करते हैं कि मुहाजिर वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये सब था वो सब था, लेकिन एक फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं. जो मेन फैक्टर है वो है सिंधी फ्यूडल लॉर्ड्स, जो कि शुरू से रूल करते आए हैं. अब सिंध की यह हालत हो गई है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है वो भी सिंधी लड़के कर रहे हैं. वहां पे भी सिंधी मौलवी, सिंधी जागीरदार उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं. रेडिकलाइज हो रही है पूरी सिंध की सोसाइटी. लेकिन जो सिंधु देश की मूवमेंट की बात करते हैं, जो वो कर रहे हैं, वो इस फैक्टर को कभी भी नहीं जिक्र करते. तो कैसे फिर मसला हल होगा जब सिंधी चीफ मिनिस्टर रेंजर्स को इख्तियारात दे देता है हर 3 महीने बाद, तो वो आके बैठ जाती है? कैसे मसला हल होगा सिंध का? तो आप समझते हैं रूस का जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था वो रूसियों और जर्मनियों के बीच में था. जार भी रूसी था, लेनिन भी रूसी था. ये कैसे आपने समझ लिया कि आपकी जंग में आपके साथ सारे होंगे और दूसरे अलग होंगे? चाइना की जो सिविल वॉर 20 मिलियन आदमी मरे हैं, तो चिंग काई शेक और माओ जेतुंग दोनों चीनी थे ना. वियतनाम में प्रेसिडेंट जनरल थ्यू और ले दुआन, या जो होचिमिन के चीफ पार्टी आर्टिस्ट थे, बहुत वियतनामीज. अंगोला की सिविल वॉर में एवरी 3 फोर्सेस, ऑल 3 वर अंगोलन्स. द एमपीएलए, द एफएलएन एंड द यूनिटा. सीआईए वाली पार्टी भी अंगोलन, एमपीएलए जो कम्युनिस्ट पार्टी की थी वो भी, और एफएलएन जिनका चीन से सपोर्ट था वो भी. तो इसके अंदर ये प्योरिटी, आप प्योरिटी ना ढूंढें. आप जिंदगी में रहें तो आप मिलावट ढूंढें. प्योर चीज कुछ नहीं होती है. ये तो प्रिंसिपल की बात है. सिंध इस सिंधु देश, उसका पंजाब से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं है. उन्होंने, आप देखिए कि सिंधी जबान का वोकैबुलरी के अंदर वो वाहिद जबान है जिसमें सबसे ज्यादा परिंदों के नाउन्स हैं. वो क्यों हैं? क्योंकि ये साइबेरियन बर्ड्स जो जाती हैं ये मंचर लेक में रुकती हैं. तो हजारों साल से परिंदों के नाम, सबसे ज्यादा नाउन्स सिंधी जबान में हैं. आपने उर्दू नाफिज कैसे की कराची में? और मैं ये एमक्यूएम के साथ अलायंस मैं नहीं मानता. ये सब जाने दें बातें. ये ख्वाब और ख्याल की जंग नहीं है. ये है डायरेक्ट नॉन वायलेंट एक्शन की, कि जहां कुछ लोग गोली खाने के लिए तैयार रहें. ये नहीं हो कि किडनैप कर लिया जाए उसे, उनको सीने में गोली लगे, चलना है तो मैं खाने को तैयार हूं, 70 पे तो सबको खानी चाहिए. वो दैट इज द इश्यू.
इट विल बी सिंधी वर्सेस सिंधी। बांग्लादेश की वॉर में कौन था? नूरुल अमीन नहीं थे शेख मुजीब के अगेंस्ट, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के लोग थे अगेंस्ट अवामी लीग। ये इंडियन आर्मी तो बाद में आई है। वेस्ट बंगाल का मुसलमान जो था वो मुक्ति वाहिनी के अगेंस्ट था, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मुसलमान सारा है यूपी का मुसलमान जो बंगला जबान बोलता। तो हु इज हु? नेशनलिज्म इज नॉट द बेसिस ऑफ लिबरेशन। मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल आर। असूल के ऊपर जो लड़ रहा है वो है रेवोल्यूशनरी। ये जो आजकल जमाना ना कि आई एम प्राउड टू बी मंगोलियन, आई एम प्राउड टू बी कर्ड, नो। आपका बलूचिस्तान की नेशनलिज्म देखिए कि 1970 में सबसे पहली बार जब सीट औरतों को दी गई तो जेनिफर काजी मूसा, एन आयरिश वुमन, वन द वुमेन सीट फ्रॉम बलूचिस्तान। नेशनल वो उसमें नहीं थी, ब्राहवी भी थे, बलोच भी थे, एंड दे वर अपोज्ड, मेनी वर अपोज्ड। अकबर बुक्टी प्लेड अ वेरी painful role during that time. He was with Bhutto. He is the one who toppled the government of Sardar Mengal and Mir Bizinjo. तो ये सब लोग कहां हैं? ये that's not the issue. प्रिंसिपल किसका है? कौन एक आइडियोलॉजिकल वॉर के अंदर कहता है मेरा क्या बलूचिस्तान से ताल्लुक है, मेरा कुर्दों के साथ, न तो जबान भी नहीं समझता, ना बलोची समझता हूं ना कुर्द समझ। मैं तो पिछले 10-20 साल से मेरा बात, दारफूर से मैं 4 लोगों को डांटता हूं। बात सारी है प्रिंसिपल की। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? अब आप इकबाल का ताराना आप रखे, हिंदुस्तान का सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, अगर ये तंजो मिजा में है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप समझिए मोस्ट इंडियंस थिंक इट इज अ वेरी गुड सॉन्ग। इकबाल वो आदमी जिसने अपनी शायरी चोरी करके अपनी शायरी को चोरी किया और उससे बनाया कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। वो इंडिया का फेवरेट पोएट बन गया। फैज साहब कह रहे हैं सारे बुत टूट गए, नाम रहा अल्लाह का, वो कम्युनिस्ट हो गए। अरे भाई कुछ तो खैर करो, कोई एक तो हो जो कहे मेरी बॉडी को मौलवी हाथ ना लगाए मरने के बाद। तो एक बताइए ऐसा प्रिंसिपल मुसलमान। 20,000 कम्युनिस्ट आए थे पूरे इंडिया से पाकिस्तान को मुसलमान बनाने। कम्युनिस्ट सज्जाद जहीर, कुर्तुल हैदर, दुनिया भर के, बीएम कुट्टी साहब जो हैं ये भी उसी में आए थे कि पंजाब में इतने डफर लोग रहते हैं तो आप लोग जाइए और इस्लामिक पाकिस्तान के लिए काम करें। वो अधिकारी जो इनके सेक्रेटरी जनरल थी उसकी थीसिस थी, अधिकारी थीसिस, कि जितने ज्यादा इंडिया के टुकड़े होंगे उतने ज्यादा इनकलाब आसान होगा। अब मुंह की खाने के बाद आज तक भी वो बिग बिंदी कम्युनिस्ट जो हैं वो, आप देखिए किस किस टाइप का कम्युनिस्ट है, जावेद अख्तर टाइप के कम्युनिस्ट घूम रहे हैं। वो समझते हैं उर्दू अदब कम्युनिज्म है। हिंदुस्तान में ये है कि जो उर्दू बोल ले 5 आदमी खड़े हो जाते हैं वाह वाह करने। इन्होंने ऐसा फ्रॉड बनाया कि हर वो शख्स जो उर्दू में खे से बात करो वाह वाह वाह, बाकी लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई। लुक एट द कल्चरल जेनोसाइड ऑफ आवर मदर टंग्स कि नो पंजाबी इज विलिंग टू स्पीक ऑन टीवी इन पंजाबी, नो पंजाबी अलाउज हिज चाइल्ड टू स्पीक टू हिम इन पंजाबी। मेमन एक दूसरे से बात करते ना तो बाकी लोगों से हट जाते हैं, यार एक सेकेंड हम अपनी मां से बात कर रहा हूं, तो मतलब कि मैं घटिया जबान में बात कर रहा हूं, आप लोग तो उर्दू वाले ने समझा के रहे हैं मेरी मां जाहिल है। कोई उर्दू बोलने वाला अपनी जाहिल मां से कह सकता है यार मेरी मां जाहिल है? अरे साहब उर्दू बोल रहा है, जाहिल कैसे होगा? लुक एट द कल्चरल इंपीरियलिज्म इन्फ्लिक्टेड ऑन अस। ये इस्लाम के लिए नहीं बना है पाकिस्तान, ये यूपी और बिहार और भोपाल और हैदराबाद के मुसलमानों के लिए बना है, जो सोचते हैं कि यहां से फिर एक जमाने में बाबर आएगा और यूं हुकूमत करेगा, बाबरी मस्जिद बनाएगा
और लूटेगा और संभाल के फिर लूट के चला जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस इज, आप सोचिए तैमूर बैठ के, उसके तैमूरी यहीं कहीं पड़ी हुई है, वो कहता है एक दिन मुझे ख्याल आया, रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा कुछ जिहाद करो। सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भैया जिहाद करना है तो काफिर कहां रहते हैं? उन्हें सबसे करीब काफिर जो है चीन में रहते हैं, उनकी ठुकाई उकाई कर देते हैं। बोला यार वहां चीन में तो वो मालवाल नहीं है। तो एक ने कहा कि नहीं साहब, माल तो हिंद में है, लेकिन वहां दरिया बहुत है, थक जाता है आदमी, कूदते 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 जाएगा। He decides to invade and plunder India and then says कि ये दरिया पार नहीं करेंगे, मुल्तान के थ्रू जाते हैं। क्योंकि उन्हें साहब मुल्तान में मुसलमान की हुकूमत है। बोले लेकिन वो तो काले हैं, ये घटिया लोग हैं। तो मुसलमान की हुकूमत मुल्तान में, उसने सबको गर्क करके उनके सिरियों का पिरामिड बनाया और फिर पंजनद के करीब एक दरिया क्रॉस किया और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिल्ली की तरफ गया और दिल्ली का कोटा के 50,000 हिंदू सर काट के लाके दो ठेके में। चलो भाई, बी कंपनी डी कंपनी सारे ये दिल्ली में मार फूट करके लूट करके फिर चले गए वापस। और आज देखिए सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है। आप किससे कहेंगे एक पढ़े लिखे ऐसी फैमिली, टैगोर मां है, वो कर करा के दुल्हनिया ने बच्चा पैदा किया, उन्होंने कहा एक और तैमूर पैदा कर लिया। बताइए, जिन लोगों को अपने बच्चों का नाम तैमूर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं रखने का शौक हो, या मेरे माँ बाप तारिक और महमूद, हमारे दो भाई हैं, तो मैं चेंज करा लेता, लेकिन मुझे बाद में पता चले संस्कृत का वर्ड है तर्क, तर्क से है तारा और तारा से है सितारा और स्टार और तरे, ये जो अरबी वर्ड है दे आर संस्कृताइज्ड। तो फिर हमने कहा ये जाने दो, टेंशन जाने दो। लेकिन जो चुना मेरे माँ बाप ने वो तो इसीलिए ना, एक महमूद गजनवी था उसने किया और दूसरा तारिक बिन जियाद था, उसने स्पेन की ऐसी तैसी की। ना माय फादर वाज फ्रॉम बॉलीवुड, इनलाइटेंड, मॉडर्न, बड़ा जबरदस्त फैंटास्टिक सिंगर। उनका एक फुल पेज का आर्टिकल 1970 का पड़ा हुआ है यहाँ। उनकी जहनियत ये हो, बॉम्बे में जो जिन्होंने सिवाय ईद की नमाज पढ़ते थे वो, और रमजान में दारू नहीं पीते थे, उनका बड़ा प्रिंसिपल था तो वो शख्स भी मुस्लिम नेशनलिस्ट हो सकता, जिना की तरह जूते पहन के चले गए जामे मस्जिद में। गांधी जी को कहना बड़ा भाई साहब मस्जिद है, जूते उतारिए। Why should I take off my shoes? वो पैदा होने के बाद मस्जिद नहीं गया था कभी। जगह एक कायदे आज़म है भैया, ये एक बच्ची भगा के ले गया था, ये तो मुसलमानों का बड़ा लीडर है। आपको पता है ही किडनैप्ड वुमेन, अपने दोस्त की बेटी किडनैप की है इसने, जिना ने 2 साल जना किया उसके साथ, 16 साल से 18 साल, फिर शादी कर पाया क्योंकि लीगल एज थी, और दोस्त ढूंढता रह गया बेटी कहां गई। मुसलमानों ने कहा वाह वाह मजा आ गया था, आधा से क्या बात है, क्या लीडर है, कायदे आजम है। तो जब तक ये अजारबंद की जो वो होती है ना शलवार का, वो कटेगा नहीं और शलवार गिरेगी नहीं और पाकिस्तान नंगा नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। ये अंग्रेज का नासूर है। इट इज लाइक, क्या कहते हैं, मेरी कमर पे क्या था वो, या कैंसर, हाँ थोड़ा हिसाब है, कैंसरस ग्रोथ है, उसको काटना होता है, सर्जिकली रिमूव करना होता है। ये नहीं कर सकते तो मारे जाएंगे आप। फिर वो बंगाल के इमाम जो हैं, जो आईएसआई के कहने पे इंडिया में बदमाशी कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट देते रहेंगे। तारिक भाई, आपने अभी जो नेशनल लैंग्वेजेस के मदर टंग्स के बारे में कहा, तो उसका शिकार भी हूं मैं। इसकी वजह यह है कि मेरी जो बेगम है ना, उसके माँ बाप दोनों जूनागढ़ में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बचपन से अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात की, तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती, मेमनी नहीं आती। अरे
शादी करके जब मैं फ्रांस इसको लेके आया, तो अब हमारी मजबूरी थी कि हमारे घर की लैंग्वेज क्या हो, क्योंकि उसको मेमनी नहीं आती थी, हाँ मुझे आती थी। हम घर में मेमनी बोलते हाँ थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे घर की जबान भी मेमनी हो, लेकिन ना हो सकी। हाँ इसलिए कि शुरू से उसको फ्रेंच लैंग्वेज में भी सीखना पड़ा, इंग्लिश भी हमारी जबान, उर्दू भी। तो अब हमारे घर में मेमनी मर गई है, और हमारे घर में मेरे बच्चे अब उर्दू बोलते हैं। मेरे मेमनी वाले डेड लैंग्वेज डेड इज, लैंग्वेज, बिल्कुल। दे मेरे किल्ड। वालिद ने 1950s में कराची बोर्ड से गुजराती मीडियम में हाँ मैट्रिक किया हाँ, था। मेरा ब्रदर ये लॉ है, वो उसने गुजराती किया। आपको 1965 तक, 66 तक मैट्रिक गुजराती मीडियम में होता था। होता था। मेरे पास आदमजी साइंस कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी था। हमारा एक हिस्सा इंग्लिश में होता था, बाकी हिस्सा गुजराती में होता था। ऐसा ही है। कॉपी है आदमजी साइंस कॉलेज की, कराची की। उर्दू लोग, अखबार से ज्यादा गुजराती अखबार चलता था हाँ, कराची में। डॉन गुजराती, शाम का वो क्या है, मिल वतन, मिल्लत, मिल्लत। 3-4 अखबार हमारे घरों में आते थे। कराची प्रेस क्लब में 10-15 जर्नलिस्ट मुझे ऐसे याद हैं जो उर्दू इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे। ऐसा ही, सीनियर, गुजराती जबान तो मेन जबान थी कराची। और फॉर यंग जर्नलिस्ट लाइक मी आई फाउंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये कहां से आ गए लोग, ये कौन है? आपको ब्रेन वॉश कर दिया कि गुजराती वाला तो होता ही, मरवाड़ी, गुजराती, मेमन, ये सब जो हैं ये घटिया लोग हैं। इन आगा खानी। आगा खानी से डरते थे ना, तो इसीलिए आगा खानी ऊपर था, क्योंकि हर बात आगा खान से पूछते थे। ये बड़ी कमीने लोग हैं। मैं आपके पास मेरे खत यहाँ दराज में पड़ा हुआ है, लेटर फ्रॉम आगा खान टू माय ग्रैंडफादर, के वो कराची के अंदर प्रीफैब हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। ये बॉम्बे में थे मेरे, तो आगा खान से बात की। अब मैं छोड़ो, जाने दें, वो मिट्टी डाले, क्या करेंगे। बलोचिस्तान। कानों का कुछ पता नहीं, मुझे यहां से उठवा दें। मैं कल यहाँ सबवे पे जा रहा था, हमारा एक सबवे बन रहा है यानी अंडरग्राउंड, वो ओंटेरियो साइंस सेंटर पे उसका स्टॉप है। हाँ, जो हमारा म्यूजियम है सब, उसका नाम क्या है स्टेशन का? आगा खान। हाउ? वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्बर्टा आगा खान, प्राइम मिनिस्टर आगा खान की गोद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा खान। अरे भाई, प्रिंस है तो किस, बादशाह कौन है? अगर तू प्रिंस है तो मुझे किंग भी तो बताना। तू पुड़ियां बेच बेच के कि तू जन्नत में जाएगा, जन्नत के तेरे कब्र के साथ खजूर का दरख्त होगा, यानी ये हालत हो गई यार। पोप, आपको पता है कि पोप की वो जो बेचता था, पादरी बेचते थे, उसको क्या कहते थे, इतने पैसे दो तो जन्नत में जगह मिलेगी। ये मार्टिन लूथर का रिवोल्ट अगेंस्ट द कैथलिक्स, ये इसी की वजह से था। वो अब चल रहा है हमारे मुसलमानों में। कब्रों के सामने वेस्ट ओपन, नारियल का दरख्त, पार्क वार्क सब सेटल कर देते हैं मौलवी लोग हमारे। और खैर, आगा खान तो आप बताइए, वो तो किंग ऑफ द रोड चल रहे हैं। मुझे, मैं तो सिर्फ पूछता हूँ, अरे तेरा किंग कौन है भाई? हर प्रिंस का कोई किंग होता है, क्राउन प्रिंस। ये बगैर किंग के प्रिंस कौन है? बोले ये किंग किसको मानते हैं? आपने पूछा है किसी से कभी? ये प्रॉफिट इनका किंग है और ये उनका प्रिंस है। ओ, ओ। तारिक में बलोचिस्तान की तरफ जरा चलेंगे। हाँ अब अगस्त इनका बलोच आज़ादी का दिन था। मैं इसकी हिस्ट्री पे या इस पे तो हम बहुत सारी डिस्कशंस देख चुके हैं, कर चुके हैं। मैं करंट सिचुएशन पे आता हूं नहीं, कि जब, चाहिए पहले पे भी जाइए कि ये जी जी, किसने आजादी हाँ, दिलाई अगस्त की 11 को, ये भी अच्छा, हमारे भाई की बताते देखें बलोच और इशू पे तो आपसे बड़ी अथॉरिटी को है नहीं, तो हैं। आप डेफिनेटली बताओ, आप बताएंगे। मेरा सवाल ये है पहले कि, आपको पूछूंगा, फिर सवाल पूछिएगा। जी 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 जी, इसमें जिना ने खान कलात से ठेके पे क्रिप्स कमीशन के आगे केस बलूचिस्तान आजाद मुल्क का
इस आदमी ने लिया। इसकी फीस क्या थी आपको पता है? इसकी फीस जिन्ना ने कहा खान कलात को कि मुझे तोलो और जितना मेरा वजन सोने का है तो सोना डालते जाओ, जितना सोना हो जाएगा 90 पाउंड्स ऑफ गोल्ड बुलियन, वो मेरी फीस है। फिर जब उन्होंने कर दिया तो इसकी लालच ये देखिए, इसने कहा अच्छा मेरी बहन को चांदी में तोल दो। तो फातिमा जिन्ना फिर चढ़ गई तराजू में, फिर उनको चांदी डाली। चांदी और सोना विच मीन्स अनडिक्लेयर्ड इनकम, टैक्स फ्री। ये बेईमानी पहले दिन से शुरू हुई है, जिन्ना साहब की चोरी की। इन्होंने वो पैसा लेके क्रिप्स कमीशन से बात करके जिन्ना साहब ने लीगलाइज किया कि अगस्त 11 को बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। में पर न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है जहां लिखा हुआ है इंडिया पाकिस्तान कलात 3 कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस। ये अगस्त का, ये शख्स वो पैसे खा गया। There is no entry of that. There are just pictures of him being weighed. The question for me is, did he declare that income? So the man became an income tax fraud, to be the foundation of Pakistan. Number 2, first thing he comes, he demands that Hawks Bay में जो हट्स है ना हमारे 50 मील तक वो फ्रंट सारा इसको अलॉट कराया क्योंकि बॉम्बे की प्रॉपर्टी के एवज। दिस इज द मैन। नंबर 3 आप देखिए, इसकी पहली मीटिंग होती है यूएस एम्बेसडर के साथ। तो यूएस एम्बेसडर इन्होंने पहले मांगा थ्रू दी आपके हैदराबाद मीर लाइक्स के थ्रू कि हमको अमेरिका से 5 मिलियन डॉलर चाहिए फॉर एड। तो वहां से 10,000 का चेक डॉलर लेके मीर लाइक ने इनको दिया, ले भाई तेरा ही वैल्यू यही है, शटअप करके वो चले गए। खैर वो तो उन ओवैसी के खानदान जो अब तक बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान अलग था। यहां पे ये पूरा हॉक्स बे का एरिया लिया इन्होंने। वो बता दिया, जब अमेरिकन एम्बेसडर आया तो उसने कहा एक्सेलेंसी जो भी होता होगा ये कि वी आर विलिंग टू, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था ना, क्योंकि इंडिया से जो सारे महाजिर आए थे, आपको याद होगा कॉरुगेटेड आयरन के आयशा भवानी स्कूल के पास वो पूरा हिस्सा था जहां ये लोग रहते थे। तो जिन्ना वो लिखता है अपनी बायोग्राफी में, जिन्ना वाज नॉट इंटरेस्टेड। जिन्ना ने उससे कहा वी हैव सम प्रॉपर्टीज दैट द अमेरिकन एम्बेसी माइट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो द अमेरिकन एम्बेसडर सेड वी ऑलरेडी बॉट द एम्बेसी। तो जिन्ना उठ के चले गया, फातिमा जिन्ना को छोड़ के गया विद द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज कि लेकिन आपके स्टाफ को रेंटेड प्रॉपर्टी तो चाहिए होगी ना, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको बताइए आपको क्या चाहिए। The ambassador writes that there was never a mention of the refugee situation in Karachi. Both brother and sister were selling the properties which they had got on the basis of what they left in India. किसकी बात कर रहे हैं हम? अब हाँ, आप बलूचिस्तान की आप बात कर रहे थे ना, ये मेरे सीने पे जो वजन था मैंने उतार दिया। बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि चूंकि बलोच एरिया डिवाइडेड है ईरान में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, तो जब हम बात करते हैं कि बलोच इशू पे जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है वो है हिंदुस्तान। जब हम देखते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि हिंदुस्तान अपने ताल्लुकात ईरान और अफगानिस्तान से ख़राब ना करने की वजह से शायद बलूचिस्तान के लिए वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो कि करना चाहिए। तो फिर बलोचों की मूवमेंट का क्या होगा, कैसे ये आगे बढ़ेंगे अगर हिंदुस्तान मदद ना करे? तो आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं बलूचिस्तान है कहाँ। आप ज़्यादा क्रेडिट ना दें। अगर हमारे यहाँ जानवर रहते हैं वहशी, तो वहां बुद्धू रहते हैं जिनको पता नहीं है कि कौन सी क्या। और ये समझ लें कि ईरान का बलोच जो है वो बिरयानी नहीं खा सकता, निहारी नहीं खा सकता। वो कच्चे चावल पे कच्चा अंडा डाल के
फारसी बोलता है और बाकी बलोच जो है इंप्रेस हो जाते कि शुबंदगान अजीजम। वो फारसी सुनते ही जो है हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं का भी हो वो सिद्धे में पड़ जाता है। यहां तक कि कश्मीर में आज तक निकाहनामा फारसी में, जबकि वहां कोई नहीं बोलता। तो ये एज अ साइड है। द इरानियन इशू इज डेड, नथिंग। सिस्तान इज इरानियन, इट्स द ओनली सुन्नी पार्ट ऑफ ओके। जो अफगानिस्तान का है, निमरोद का एरिया, अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां बलोची लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। इशू ये एक्सक्यूजेज हैं कि उधर क्या और इधर क्या। सीधी बात है, बलोचिस्तान का लीगल इशू है। जो 1947 अगस्त 11 को जो मुल्क था वो आजाद था, उस पर फौज भेज के पाकिस्तान ने कब्जा किया। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज वहां से निकल जाए। हमें ज्यादा तारीख में हमको नहीं, टेंशन में नहीं पड़ना कि इधर का कौन है और ब्राहवी कौन है और पश्तून का नाम बाबा नहीं चाहिए। साईं जान माफ कर दो, जान छोड़ दो हमारी। हमारा स्ट्रेट लीगल इशू है। हमारा बलूचिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने अपने जो राइट्स थे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट इनहेरिट किया। बलूचिस्तान में रूलर कोई भी हो, एक पंजाबी प्राइम मिनिस्टर जरूर बैठा होता था वहां, और या विलियम टेल था, अंग्रेज भी होते थे। प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो था सिविल सर्वेंट होता था, जिसकी पहुंच होती थी ऊपर तक। आजादी के बाद ये खत्म हो गया था जब एम्बेसी कराची में बनी, ये लॉरेंस गार्डन के पास, ये मस्ती खान लोगों वालों के घर पे झंडा लगता था जो बर्मा से आए थे बलोच, ये वहां एम्बेसी थी। इट इज प्योरली अ लीगल इशू। द राइट ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, वेदर इट इज हमारे कनाडा की बैरिक गोल्ड है या चाइनीज की सीपैक कंपनीज हैं या पाकिस्तान की, it is infringing on the human resources, rights and property of the people of Balochistan and stealing it. It's very simple. According to, when I say our position, I'm not even in any Baloch organization, but from the Baloch perspective, this is very clear. Khair Bakhsh Mari did not vote for the 1973 Constitution, अगर आपको याद है। मीर बेजंजो साहब में थोड़ी सी गुडविल थी तो वो गवर्नर हो गए। अपने अताउल्लाह मेंगल सरदार वो चीफ मिनिस्टर। इसमें सरदार अकबर बुगटी साहब, क्योंकि उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, वो नेशनल पार्टी में मेंबर नहीं थे। जो नैप के लोगों ने इतराज उठाया था कि यू तो उससे वो नाराज हो गए, जिसके बड़े खराब रेपरकशंस हुए। 73 की वॉर उसमें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये हिस्ट्री में भी नहीं जाना हमको भैया, इस टेंशन नहीं है। ये प्रॉपर्टी है, ये आजाद मुल्क था, ये उसके बॉर्डर्स हैं, आपने रिकग्नाइज किया, ये पोर्ट हमारा है। यहां आप किसी और को बेच नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाइंग टेनेंट हैं। आप वो किराएदार हैं जो मालिक मकान के फ्लैट पे कब्जा करके बैठ गया। अब आप बेच नहीं सकते इसको। कब्जा किया, हम आपको निकलवा देंगे वहां से, लेकिन आप ये बेगैरती कि आप ना सिर्फ गैर कानूनी टेनेंट ऑक्यूपाई करके किराया नहीं दे रहे हैं, आपने उठा के बेच दिया किसी को। तो लेकिन इनके पास डी कंपनी भी इन्हीं के पास है, दादे भी इनके पास है, गुंडे भी सारे इनके पास है, ड्रग स्मगलर सारे प्रो पाकिस्तान। हर गैर कानूनी आदमी, बदमाश, टैक्स चोर, उचक्का जो है, इस प्रो पाकिस्तान। हर वो शख्स जो एग्जाइल में है, अपनी चश्मे में पीछे देखता रहता है कि क्या होने वाला है, कब मैं मरने वाला हूं। जैसे इन्होंने स्वीडन में मारा एक को, जैसे इन्होंने गुराया को रॉटरडैम में पिटाई करवाई, ऐसे 20 की लिस्ट है। ये दे वांट टू एलिमिनेट। तो भैया हमारा सीधा मसला है, बलूचिस्तान ये था, ये हमारा फ्लैट था, हमने तुम्हें ज्यादा किराए पे भी नहीं दिया, तुम खुद ही घुस गए, कब्जा कर लिया, अब तुम यहां से निकलो।
इट्स वेरी सिंपल। हमारी बलोच लीडरशिप में ये प्रॉब्लम है कि 1970 तक तो एक ही पार्टी थी, देयर वाज क्लैरिटी फ्रॉम पसनी टू लसबेला टू खारान टू मच से क्वेटा तक, दैट वाज नेशनल आर्मी पार्टी। नेशनल आर्मी पार्टी में हजारा वाले भी थे। एक तस्वीर बड़ी अच्छी है, क्वेटा में जा रहे हैं खैर बख्श, अकबर बुगटी, अताउल्लाह मेंगल और हजारा के कुछ दो चार लोग नजर आते हैं। पश्तून अब्दुल समद अचकजई was a member of the National Army Party. He was always there. He was not a Baloch, he was Pashtun. ये सारा जो था उस वक्त एक ट्रेडिशन उन लोगों की थी जो अंग्रेज दौर में पैदा होके, जिनको सियासी शऊर था, या मीर साहब ने अलीगढ़ में फुटबॉल खेला था और कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो उनको ये उठना बैठना आता था, सियासी अमल क्या होता। इसीलिए अख्तर, सरदार अख्तर मेंगल को आप देखें, ही नोज पॉलिटिक्स, कि इसमें व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू डके। हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो यूनिफाई नहीं कर सके, एक एजेंडा नहीं बना सके। आपने शायद, आप कह रहे थे हरब्यार से आपने इंटरव्यू किया, मैं चाहता हूं कि आप हरब्यार और मेहरान दोनों को बैठ के इंटरव्यू करें। अगर दो ये भाई नहीं आपस में बात करें तो मैं और आप तो बेकार बात कर रहे हैं ना। दोनों मुल्क से मुल्क बदर हैं, दोनों पे इल्जाम हैं, दोनों पे केसेस हैं। अरे दोनों मेरे ख्याल, मैंने सुना रहते भी करीब में। मैंने तो एक दिन सुना, मैंने मेहरान से कहा मैं आके तुम्हें बिठा के कोई डी कंपनी वाले से पकड़वा के हरब्यार के गेट पे बिठवा देता हूं और बांध देता हूं। मैंने क्या कर लोगे? अरे भाई तुम्हारा बड़ा है यार, जाने दो। बदकिस्मती। अर्बन लोग नहीं है बलोच मूवमेंट में, शहर के लोग कम है जिन्होंने नौकरियां की हों 9 to 5, जिन्होंने दुकानें चलाई हों, जो बस में कहीं आए गए हों। यानी लटक के जैसे हम जाते थे, 2-4 बलोच हमको चाहिए जिनको पता चले बस में लटक के कैसे जाना। वो बेचारे लीडरलेस हैं, लियारी के लोग और इधर उधर जो छोटे छोटे। कराची शहरी बलोच है सर, नाम वो देखिए ना उसका, इट वाज अ मेजर बलोच टाउन। इट वाज और मेमन वेमन ना थे, लेकिन हमको जो आए बाहर से उनको क्या बोला, अरे ये सब साले वो हैं सिनेमा में ब्लैक की टिकट बेचने वाले। बलोच गाड़ी चलाता या सिनेमा की टिकट में ब्लैक करता। कैन यू इमेजिन कि जिसके शहर में आके बैठे हमें क्या बताया गया एज किड्स कि बलोच से बचना, ये काले शीती होते उठा के ले जाएंगे। अरे ये मेहरान भाई पहली बार जब यूएन आए थे तो नक्शा बलोचिस्तान का वहां पेश कर रहे थे, तो कराची बलोचिस्तान में उन्होंने रखा था। मैंने कहा मेहरान भाई खुदा का खौफ करें, कराची तो हमारा छोड़ दे, बलोचिस्तान है ये। कलोची जो है, मनोड़ा, ये सब बलोच रहते थे। आप अगर मनोड़ा गए हो 50s में, जैसे मैंने काफी वेरी अर्ली इयर्स, मेरे जो ताया थे, ही वाज लेफ्टिनेंट कमांडर इन द नेवी, वहां बलोच रहते थे मनोड़ा पे। ये किमाड़ी, सैंड्स बेट, किमाड़ी, वो आगे हॉक्स बे, वो फिर वो जो पैराडाइज पॉइंट का एरिया, ये सारे बलोच होते थे। सबसे बड़ी इंडस्ट्री फिशरीज थी, वो पूरी बलोचों के पास थी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, वो शिप रीबिल्डिंग में भी बिल्कुल 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 सब खा गई फौज। कराची पूरा ओल्ड कराची होता था अंग्रेज के जमाने में, सारे बलोच होते थे। थोड़े बहुत थे गुजराती, मेमन, पारसी और आगा खान, ये थोड़े बहुत थे, लेकिन सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी। वालों को मत छोड़ो जी। तारिक भाई 2 सवाल रह गए हैं। बस हाँ, बहुत टाइम ले लिया, लेकिन 2 सवाल अभी बाकी हैं। एडिट कर लीजिएगा बीच में, चले। माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, आपने देखा है जो ये फोर्स्ड कन्वर्जन है, इतना भयानक जुर्म है कि मैं एक लड़की से शादी करता हूँ, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, लड़की को कल को कोई मसला है, उसकी फैमिली आएगी, बातचीत होगी। यहाँ पे ये होता है कि एक मदरसे का लड़का है, वो देखता है फलां हिंदू लड़की या सिख लड़की
12-13 साल की है, वो इसको अगवा करता है, उसके साथ रेप करता है, उसको फोर्सफुली शादी करता है और उसको कन्वर्ट करता है। अब वो लड़की सारी जिंदगी के लिए इनकी गुलाम बन गई, उसके साथ कुछ भी करेगा, कोई आवाज उठाएगा तो ब्लास्फेमी, कोई रोक नहीं रहा। इट्स ऑर्डर ऑफ द डे, रोज एक नया केस सामने आ रहा है, कोई बात तक नहीं कर रहा। तारिक भाई, ये चीज इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा काम कैसे रुकेगा? इंसानियत के खिलाफ होगी लेकिन शरी के खिलाफ नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा? मेरी बात सुन, जी जी। मुसलमान की तारीख में है औरत को उठवा लेना। 5% खलीफा को मिलेगा, बाकी आपस में फौज बांटे। औरत का मुकाम जो है वो कमोडिटी है इस्लाम में। औरत के साथ जिना करना एक जिहादी के लिए वो कहीं पे भी कर सकता है शादी। निकाह का मतलब मैंने आपको बता दिया था, लोग पाकिस्तानी इंडियन नहीं समझते हैं। ये जो सारे थे कोरोमंडल कोस्ट, तामिल एरिया, मलाया, ये मुपिल्ला मुसलमान, ये कौन है? ये अरब आता था, उसने वहां रुका सांस लेने के लिए, वहां लड़कियों से वो कौन सी शादी कहते हैं, शिया कुछ और, हाँ मुता, वो छोड़े, वो आप शिया सुन्नी के चक्कर में जा रहे हैं। ये इसको अब भी चलता है, हैदराबाद में आके बीबियां खरीद लेते हैं $5,000 में, फिर चले जाते हैं। माँ बाप को $5,000 मिलते हैं, लड़की जो है वो इसी चक्कर में बैठी रहती है, फिर उसके माँ बाप के शायद ये दुबई वापस बुलाई जाएगी। जिस कम्युनिटी की हिस्ट्री है कि औरत को उठाना इज नो प्रॉब्लम, तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? आपने बनाया इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट में तो यही होगा। इस्लामिक स्टेट में 9 साल की बच्ची मां बन सकती है, चाइल्ड मैरिज है, इस्लामिक स्टेट में 4 बीवियां हो सकती हैं। ये तो आपका, जब आप कहेंगे कि ये जो मुसलमान मुल्क हैं इसमें इस्लामिक कानून सुप्रीम होगा, तो फिर कंप्लेन नहीं करें ना आप। ये कौन ह्यूमन राइट्स कहां से आ गए? धर्म और ह्यूमन राइट्स का क्या ताल्लुक है? पोप बेच रहा है सर्टिफिकेट, जाओ तुम जन्नत में जाओ, अच्छा ठीक है, ये है वहां गार्डन वाला प्लॉट तेरा। पर्चे बेचते थे। तो ये जो इब्राहिमिक रिलीजन्स का चक्कर है, यहूदी जो है वो दीन के हिसाब से नहीं है यहूदी, इट इज अ पीपल। जैसे जर्मन्स हैं वैसे ही जूज हैं, जैसे अरब्स हैं। ये हम समझते हैं कि यहूदियत और यहूदी एक ही ना। यू कुड बी अ जू and yet practice atheism or even Christianity. You are what you are. ये तो हमारे यहाँ है कि हैं आप समझे सराइकी बोलने वाले, और हरकत आपकी है लखनऊ के उर्दू वाले। ये तो जानवर मिलता ही पाकिस्तान में। ये स्टंटेड ग्रोथ वाले लोग जिनकी चाल ठीक नहीं होती है, जो कजिन मैरिजेस कर रहे हैं। सर, आप इंग्लैंड में रहते हैं, 3% आबादी जो है वो 18% डिफॉर्म बेबीज की मालिक है, क्योंकि कजिन्स में शादियां कर रहे हैं। 65 जनरेशन गुजर गई, हम एक दूसरे की कजिन से शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकली डैमेज लोग बात कर रहे हैं इंसानियत की। आपकी तो द एबिलिटी टू एनालाइज हैज बीन डैमेज्ड। आप बाकी हिंदुओं को देखें, वो तो कहीं से इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता शादी का। एंशिएंट टाइम से नहीं हो रहा। जिन कम्युनिटियों में बहन भाइयों की शादियां होती थी वो खुद ही मर गए, वो कोलैप्स कर गए। यहां तो हर कोई, जो हमारे वेस्ट में जो रहते हैं, वो तो शादी करते ही किसी कजिन से। और क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी का मसला होता है। जी साड़ी कुड़ी है ना, तो फिर खानदान च रहिंदा प्रॉपर्टी सारी। दे आर डीलिंग इन प्रॉपर्टी, नॉट द प्लेजर ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। आपकी शादियों में कभी लड़की खुश नहीं होती, क्योंकि वो प्यार करने का उसे इजाजत ही नहीं। वो सर झुका के घूंघट में बैठती है, एंड पहले दिन वो एक आदमी को देखती है, in most cases, who has sex with her. She has never met a man in her life. What do you call that? That the tragedies that we are going through is internal, is external, is intellectual.
इज अ कंप्लीट कैटास्ट्रोफी। तो जब तक ये ट्यूमर इज द वर्ड, ये ट्यूमर आप नहीं काटेंगे पाकिस्तान से, जिसका नलका चलता है भावलपुर के करीब, या इंडिया की फौज 1971 में घुस गई थी, लेकिन लाइक 1965, एक तो इंडियंस का भी समझ नहीं आता, इनमें को सबसे इनको नहीं आता कि आप ये वहां तक पहुंचे रिवर इंडस हाईवे तक, और फिर वापस बुला ली फौज। 65 में लाहौर घुसने के बाद वापस बुला दिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया का भी है। उधर भी माशाअल्लाह उतने डफर रह रहे हैं जितने यहां हमारे बहुत बकबक करने वाले डफर हैं, उनके सिविल सर्विस में बैठे होते हैं। 1.5 करोड़ आदमी तो सिर्फ फाइलें चला रहा है वहां पे। एक्शन कैसे होगा? एक्शन तो इसने किया है ना, मोदी ने धड़म जाके अगस्त 5, जय हिंद। अब आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में गिल्ट खत्म होगा, हिंदुस्तानियों को पता चलेगा, हिंदुओं को, कि अरे भाई हमने नहीं किया, किसी और ने हम पे किया। ये वह दुनिया का इलाका है कि जिनको मारा गया है, जिन पे जुल्म किया गया है, उनको बोला तुम जिम्मेदार हो उसके। ये विक्टिम है, जिसने घर लूटा है वो विक्टिम बन गया था। हाउ कैन वी चेंज दिस माइंडसेट? इसमें हमारे आपके जैसे लोगों को बगैर किसी उसके, एक गीता में लाइन है कि इंग्लिश में जो है कि यू शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। यानी हमारा प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा नहीं निकला है। अरे भाई तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा नतीजा, दफा हो जाओ। वो करना है तो फिर ब्लैक मार्केट करो, पीसीआर बेचो, कुछ इस टाइप का काम करो, काला धंधा, उसमें रिटर्न मिल जाता है। ये लोगों की जहनियत बदलने के लिए आपकी जिंदगी में हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, काम किए जाओ, तब बदलेगा। इसमें टाइम स्पैन नहीं है। 1000 साल, अरे भाई आप सोचिए 1000 साल आप किसी के घर में बैठे हुए हैं, आपकी पहली कलर फिल्म बनती है मुगले आजम, एक खानदान जिसने तबाह किया हिंदुस्तान को, उस पर फिल्म बना दी, उसमें अनारकली कैरेक्टर डाल दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऐसे छन छन हीरे मोती लगे हुए यार, लड़कियां नाच रही हैं बादशाह सलामत के साथ, दिलीप कुमार की बैठा। खंबा तो शर्म करो बॉलीवुड वालों, पहली कलर फिल्म तो होनी चाहिए थी राम सीता की कहानी। मुगल बादशाह ऐसे, और ये भी नहीं कि चंद्रगुप्ता मौर्य पे है, जो जिसका इस्लाम से बड़ा एक अजीब सा कनेक्शन है। जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो उस वक्त खत्म हुई जब रसूलुल्लाह पैदा हुए, 527, वो जमाना है। तो ये जब कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह ने कहा मुझे हिंद से खुशबू और ठंडी हवा आती है, वो समझदार आदमी था, ही वॉज अ विजनरी। उसने कैसे डफर लोगों को कहां पहुंचा दिया। अब ये तो क्रेडिट देंगे ना प्रॉफिट मोहम्मद को, एकदम डफर तरीन लोगों को चाबुक मारा और ठीक कर दिया। वरना ये तो वहीं बैठे, इनका ये तो ऐसे लोग थे जिनको कोई कब्जा भी नहीं करना चाहता था इन पे। इसीलिए अगर आप पूछें कि भाई अरब दुनिया का बादशाह कौन था, इन्होंने कहा ये तो वर्ड ही नहीं है हमारे यहां। देयर वाज नोबडी, किसी को मूड भी नहीं था कब्जा करने का, ऐसा बंजर एरिया था। यमन के जो लोग थे वो वहीं बैठे रहे, वो कभी यहाँ नहीं। ना इथियोपिया के लोग आए करीब में जो थे, उन्हें वहां कौन जाता है भाई, ना दरिया, ना पानी, ना ठंड, ना दरख्त, ना छांव, धूप और मिट्टी, धूप और मिट्टी, धूप और मिट्टी। और हमको कह रहे हैं हम जाहिलिया हैं। जहां गुप्ता डायनेस्टी का अरूज खत्म हुआ, और कोई ये हमें तारीख नहीं बताता, ओवरलैप नहीं बताता कि हम आसमान पे थे, ये मिट्टी में ढूंढ रहे थे कि पानी कहां से मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या स्टोरियां कि हजरत इब्राहिम छोड़ गए हाजरा को और वो 2 बच्चों की भाग रही। अरे अगर वो 2 पहाड़ों के बीच में भाग रही थी इस्माइल के लिए, तो वो इस्माइल बड़े होके वहां जेरूसलम कहां चले गए जहां उनकी गर्दन काटी गई।
इतनी अकल नहीं ना को पूछता है। कम से कम हिंदुइज्म में ये है कि आप कुछ भी पूछे, आप कुछ कर ले, आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए। हमारे यहाँ मुहावरा है 1.5 इंच की मस्जिद इज नेगेटिव थिंग। मैं क्यों नहीं बनाऊं 1.5 इंच की मस्जिद अपने घर में? क्यों राम के टेम्पल तोड़ के मस्जिद बनाऊं? हिंदुओं के घरों में, यहाँ हमारे कनाडा में हर बेसमेंट में छोटा सा मंदिर होता है ना, और हम सड़क बंद कर देते हैं ईद के लिए। पूरा ट्रैफिक जैम, ना कोई आएगा ना जाएगा, डी कंपनी बस शादी के। तो हमारे गुनाह हमको कैचअप करेंगे। ये लॉज ऑफ फिजिक्स है। Every action has an equal and opposite reaction. Now that means it can happen at any time because the variables n equal to x जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन it has to happen. आपने 30 लाख बंगालियों को मारा, आप पे 30 लाख का उधार है। आपने लड़कियां उठा के बेची हैं बगदाद में, आपकी बेटियां बिकेंगी चीन में। आप इससे, ये को अल्लाह मियां नहीं कर रहे हैं, ये लॉज ऑफ फिजिक्स है। साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है। क्या उसको कहते हैं, देर है अंधेर नहीं है। ये एको जो है, जो एक साउंड निकला, वो वापस आएगा एक दिन। हमें नहीं सुनाई देगा, हमारे पोते को सुनाई देगा या पोती को। वो कहेगी दादा ये क्या हुआ? बोला वो तुम्हारे अब्बा ने कुछ गलत काम किया था, अब तुम भुगतो। तो पाकिस्तान की आजादी का दिन हो गया, पाकिस्तान हो गया। आपके कल हिंदुस्तान का आजादी का दिन होगा, लेकिन आई डू नॉट कंसिडर August 15 एज इंडियाज डे ऑफ इंडिपेंडेंस। आई कंसिडर August 5, 2020 एज इंडियाज डे ऑफ इंडिपेंडेंस। तारिक भाई, इंडिया का एक हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पीओके गिलगित बल्तिस्तान। सिंपल सा सवाल है कि ये वापस इंडिया ने काय काम लेंगे? क्या बगैर जंग के ये मुमकिन है? क्या जंग देख रहे हैं आप? जंग हुई, इंडिया वापस चले गए फिल्म देखने। कोई बॉलीवुड की नहीं आई थी। कारगिल में तो फौज ही चिक नहीं थी पाकिस्तानी। इंडिया की जो जहालत है उसको भी तो नजर देखे ना, कि सारी पाकिस्तानी फौज भाग गई। सामने गिलगित बल्तिस्तान है, और इंडिया के जो वो देसी अफसर होते हैं, उन्होंने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल एयर को वो नहीं करना, ओवरफ्लाई नहीं करना। क्यों भाई? जब तुम कहते हो ये तुम्हारी सॉवरेन टेरिटरी है, तो तुम क्यों रोक रहे हो इंडियन एयरफोर्स को कि पाकिस्तानियों पे पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल की उस साइड पे ना जाए? सबको वापस भेज दिया। कितने ऑफिसर मर गए करगिल में? क्यों वापस बुलाया इंडियन फौज को? क्यों 1965 में लाहौर पे रुके, उरी कब्जा करेंगे, और 1971 में आपने पूरी पाकिस्तान फौज को कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट देके फिर अब भुट्टो और उसकी बेटी पे इंप्रेस हो गए। अरे कितनी खूबसूरत है बेनजीर भुट्टो, अल्लाह कितनी अच्छी प्यारी बच्ची है, अरे जुल्फकार भुट्टो पोलो खेलता। सबके सब ये आपके जो कश्मीरी बड़े बड़े थिंकर टैंक वाले थे, इन्होंने पूरी पाकिस्तान फौज दे दी वापस। बंगालियों को बिट्रे कर दिया इंडिया ने, कि जो 5000 वॉर क्रिमिनल्स थे वो उठा के पाकिस्तान को दे दिए। ये बंगाली चीखते रह गए कि दीज आर वॉर क्रिमिनल्स। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को पिस्टल दे दी। चलो ताश खेलते हैं, ओह चैप लेट्स गेट सम कार्ड्स प्लेइंग। सारे अंग्रेज बन गए, क्योंकि पूरी इंडियन आर्मी में देयर वाज नो बंगाली स्पीकिंग जनरल। तो वो पंजाबी से मिलके How are you doing, old chap? That was a good fight. Yes. जरा फिल्म दिखाओ, VCR लगाओ, ये सब। और मुक्ति वाहिनी वाले इधर सड़कों में घूम रहे, सारे वॉर क्रिमिनल भाग गए। आज यहां कनाडा में भी बैठा हुआ है एक, कुछ 2-3 लंदन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने स्लॉटर किया। जिन लोगों ने शेख मुजीब को मारा वो भी बाहर निकल गए। जो असैसिनेट किया बंगाबंधु को, वो भी निकल गए, और अपना फिर जनरल इरशाद बिठा दिया पाकिस्तान ने वहां। इंडिया देखता ही रह गया, और ISI ने फिर कब्जा कर लिया बांग्लादेश पे। क्योंकि इंडिया इज अ प्रिजनर ऑफ इट्स सिविल सर्विस। IAS, ये जो आप दिल्ली इधर उधर जाते हैं ना, हर आदमी IAS का एग्जाम की रट्टे लगा रहा होता, और जो नहीं करता वो MBA करता। जिस दिन हर हिंदुस्तानी बच्चे को
कंपल्सरी 6 महीने फौज में नहीं बिठाएंगे आप, उस वक्त तक इंडियन इथॉस नहीं निकल के आएगा कि हम लड़ भी सकते हैं। ये क्या हमारा कानून है कि मगरिब के बाद हम नहीं लड़ते? अरे तुम बदमाशों से लड़। इंडियन एथिक ये था कि रात को हम नहीं लड़ेंगे। इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल कि अब नजर नहीं आ रहा है, लड़ना है तो बहादुरों के लिए लड़ो। उधर से मुसलमान फौजी आ रही, उनका कोई एथिक ही नहीं है, आने का मारो लूटो खा जाओ सब। तो हम अब तक नहीं सीखा है, और समझ आया तो ये मोदी जी को समझ में आया हाउ टू टैकल इट, नॉट विथ हेट बट विथ जस्टिस। मंदिर वहीं बनेगा, और बन गया। इससे पहले भी लोगों ने कहा था, मस्जिद की भी जमीन दे दी, को बोलने वाला नहीं रहा कि नाइंसाफी। सुप्रीम कोर्ट के लिए, कोई और मुस्लिम कंट्री होता तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वेट करता। अरे अब तक मार पीट के सबको ठीक ठाक करा के, आपको तो पता है, अच्छे खासे, यानी मेमन को पठान बना देते और पठान को पंजाबी बना देते। एक टांग से लटका वो होता है लड़का, हमने देखा थानों के अंदर, मार मार के बेल्टों से, क्या कुछ नहीं करते हैं। तो जाने दें, इनका सबका साइंटिफिक रिबाउंड होगा, और ये दे विल पे फॉर देयर क्राइम्स। एंड आप तारीख, ये जो सब कह रहे हैं ना कि मोदी जी राइट विंग है, अरे भाई क्या राइट विंग और लेफ्ट विंग? कौन सा लेफ्ट विंग? मुझे बताओ तो सही। कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट्स दी जमात इस्लामी, तो मैं लेफ्ट का हूं, मुझे बताइए किस चक्कर में एक खुमैनी को सपोर्ट करेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आदमी? जब सीपीआई पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी अधिकारी रिपोर्ट के मुताबिक, तो कौन सा कम्युनिज्म है भाई तुम्हारे में? तुम तो अपॉर्चुनिस्ट हो। ये तो मैं भी हैरान होता हूं, मैं हमेशा अपने आप को लेफ्ट का समझता था, यहाँ पे लोग मुझे कह रहे हैं तुम तो राइट क्यों? क्योंकि तुम राइट, हम इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड जेन्युइन सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। वही हम हिंदुस्तान में तो हम हिंदू को अपना साथी मानेंगे। आप मुझे हिंदू कहते हैं, कहते रहिए, वहां क्यों नहीं? ये तो इस पूरे इस खित्ते का इथोस है हिंदुस्तान का। अबे ना खाओ बिरयानी, तुम भी जाके कच्चे चावल और कच्चे अंडे उस पर डाल के खा लो, तुम बन जाओ मुसलमान। हम तो खाएंगे करेला करी, हमें मिर्ची अच्छी लगती, तुमको नहीं अच्छी लगती, जाओ अरबों के साथ फीका खाना खा लो। इसी देश में यहीं के कपड़े, यहीं का फालू, यहीं का बिंदी, यहीं के बाल, यहीं सरसों का तेल, यहीं नारियल का तेल, यहीं के सुरमे, यहीं बच्चे जाना आना गाना, वही फिल्म। और ना हम तो मुसलमान हैं। अरे लानत है, मुसलमान हो तो बनो हिंदू। तो समझो कि इमाम हुसैन को जिन्होंने पनाह दी, जो दुनिया की पहली मस्जिद जहां बनी, उसको बोलो सलाम। एक सुल्तान, एक हिंदुस्तान का बादशाह ऐसा नहीं जिसने हज किया हो। मुझे बताओ, मोहम्मद बिन कासिम ने हज किया? नो। महमूद गजनवी ने किया? नो। तैमूर ने किया? नो। और ये फर्ज है। तारिक फतेह ने 2 हज कर दिए, लेकिन वो काफिर है। Do you understand how stupid it is? कि उस मस्जिद, चेरमान मस्जिद पे ना बाबर गया, ना खिलजी गया, ना बलबन गया, ना औरंगजेब गया, ना अकबर गया, कोई गया ही नहीं। सिर्फ एक आदमी गया, वो जो इंडिया के अब्दुल सलाम प्रेसिडेंट थे। He is the only Muslim leader in the world who's visited the first mosque of Islam. बाकी सबने कहा यार केरला में छोटे छोटे लोग काले होते हैं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। ये स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं है ये मस्जिद, जहां गोरे लोग होते हैं? इनको मस्जिदें भी फेयर एंड लवली चाहिए। एक नहीं होता वहां। मैं तो गया हूं केरमान में, वाहिद मस्जिद है जो जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और वाहिद है जिसमें क्या कहते हैं आपके, ये जो दिया होता है, जो दिया 24 घंटे जलता है, और उसमें वहां के लोकल हिंदू बच्चों को पढ़ाया जाता है। दे कम एंड वर्शिप ओवर देयर। बट व्हाई इज इट कि पोर्चुगीज ने आके उसको डिस्ट्रॉय किया?
एज सिंबल ऑफ द हिटिंग इस्लाम, बट किसी मुसलमान ने कभी जिंदगी में वो विजिट ही नहीं किया। दैट मीन्स इधर को ट्रबल है ना। अगर ये होती स्विट्जरलैंड में, और लाइन लगी होती वीजों की, आई वांट टू विजिट द फर्स्ट मॉस्क इस्लाम, वीजे जाके फाड़ के गायब होते लोग, जो करते हैं आजकल। लेकिन क्योंकि ये अपने हिंदू हैं और काले हैं और छोटे हैं, मुपिल्ला हैं, जो भी हैं, ना 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 ना, हमको फेयर एंड लवली मस्जिद चाहिए। इट इज अ डिसग्रेस। तो ऐसे लोगों के सामने अल्लाह की भी कोई सुनाई बुनाई नहीं होगी। वो तो आईना दिखाएगा और आप शर्म से मर जाएंगे। रोजे कयामत वो एक जगह आईना लगा होगा, भले इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान इधर खड़े हैं, आईने देखा, आईना खुद कहेगा दफा हो जाए, नस जाए तो। तारिक भाई, ट्राई किया मैंने आज। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, आपने इतना टाइम दिया। मैं आखिर में अपने मेहमानों से हमेशा कहता हूं कि दर्शकों के लिए कोई मैसेज, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे कोई पैगाम दें। मैंने हमेशा आपसे सीखा है, मजीद कोई सीख दें मुझे जरा। हाँ, कुर्ता पहने, टिक्का लगाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, जिस जिसका खून जलता है और जलाएं, और धागा बांधें। धागा भी बांध ले। हाँ, वो कड़ा बांधे, कड़ा ज्यादा डर जाते हैं लोग कड़ा देख के। अच्छा, लेकिन ये इसलिए करें कि जो हमारा दुश्मन है उसका दिल जले। ये सिविल डिसोबीडियंस मेरी अपनी है कि मेरे दिल में ये चाहता हूं कि ये वो बर्नॉल क्रीम के सबसे बड़े कंज्यूमर बन जाए पाकिस्तानी। और ये इंडिया के जो इमाम है ना, या अल्लाह इनके घर में बर्नॉल इतनी भेज ताकि इनकी जलती रहे, हमारी शक्ल देख के इनको बदहजमी हो। तो आपके शर्ट के कॉलर पे लोग कहेंगे अरे ये तो सारा कोई अंग्रेज का बच्चा है। ये कुर्ता पहनेंगे तो आग लगेगी, क्यों? पाकिस्तान में कुर्ता कोई नहीं पहनता, आपने नोटिस किया? नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता। क्यों? जो अंग्रेज की शर्ट थी उसको नेशनल ड्रेस बना दिया, बेडरूम। आपका क्रिकेटर, आपका प्राइम मिनिस्टर, हर कोई बेडरूम से सीधा निकलता है और सड़क पे आ जाता है। इट्स रिडिकुलस। तो जिस चीज से आग लगती है दुश्मन के दिल में, उसको खूब करें, हंस हंस के उसे बर्नॉल का टीका दिया जाए। आप इनफैक्ट आपने प्रोग्राम में बर्नॉल अवार्ड रखिए कि द बेस्ट क्वेश्चन विल गेट अ बर्नॉल अवार्ड, या जो बेस्ट रिस्पेक्ट देगा उसको फ्री बर्नॉल फॉर एवरी क्वेश्चनर इन पाकिस्तान। मजा आ जाएगा। द पाकिस्तान बर्नॉल अवार्ड बाय आरिफ अजाकिया, नेशनल अवार्ड फॉर बर्नॉल टच, और एक कोने में होना चाहिए बाय बर्नॉल स्टॉक्स टुडे बिकॉज कंजम्पशन इज गोइंग टू शूट अप वेरी सून। आज बड़ी गालियां पड़ेंगी आपको। मजा आएगा, बर्नॉल जाएगा ना फिर। थैंक यू तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। गुड टू सी यू।